बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अडियाला बॉर्डर के बाहर जो है वो दोबारा से टेंशन हो गई है। पाकिस्तान में दो बॉर्डर्स हैं। एक इस वक्त जहाँ टेंशन है वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो अडियाला के बाहर बनाई गई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इसको कोई क्रॉस ना करे। और काफ़ी वहाँ पर गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद, धक्कम पेल, वहाँ पर MNAs और MPs मौजूद थे। कुछ ख़वातीन पर तशद्दुद भी हुआ है और ख़वातीन को जो है वो धक्के भी मारे गए हैं। सुहेल अफरीदी जो सूबाई वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको बालों से पकड़ कर घसीट कर गिराया गया और फिर उसे घसीटते रहे। वहाँ पे शाहिद खटक मौजूद थे, साहबजादा हामिद रज़ा, इन लोगों पर भी तशद्दुद हुआ, धक्कम पेल हुई और कारकुनों को गिरफ़्तार भी किया गया, कारकुनों पर लाठी चार्ज भी किया गया, ख़वातीन के साथ भी बेहुरमती और बदतमीज़ी की गई। इमरान खान साहब की बहनें उन्हें मिलने के लिए पहुँची थीं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये सारा सिनेरियो आपके सामने और तफसील के साथ रखूँ, ज़रा ये आप एक जुमला सुने। और ये बोल कौन रहा है? ये पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बोल रहा है। और बोल कहाँ रहा है? पाकिस्तान की कौमी असेंबली में। ये सुने आप। बात की कायल है, मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे, तो मेरा गिरबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ लूंगा। लो जी, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि इमरान खान अच्छा है और हम आपस में नहीं लड़ना चाहते, और कौमी यकजहती की बात कर रहा है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौमी असेंबली में खड़ा होकर। अब ये अगर आप इसको सुने और इसको सुनने के बाद आप ये वाली तस्वीर और मनाजिर देखें, ये जो अब आपको नज़र आ रहे हैं, इनको देखें तो फिर आपको क्या समझ आती है कि इस शख्स ने जो बात की है वो बात क्या है? वो बात है, यानी आपके दिमाग में जो वाहिद लफ्ज़ आएगा वो आएगा मुनाफकत का, कि ये मुनाफकत है। यानी अपने मुंह से कहना कुछ और करना कुछ और। भाई, अगर कौमी यकजहती करनी है और इमरान खान अच्छा है और आप इस वक्त लड़ाई नहीं करना चाहते, मुल्क को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये अडियाला के बाहर तमाशा क्यों लगाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने और आपने मिलकर? सिर्फ वजह यह है कि इमरान खान साहब की मुलाकात ना हो सके। देखें, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ है ना, या आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो आपके साथ कानून के मुताबिक सलूक होता है इस मुल्क में। यानी कुलभूषण यादव को ले लें, सरबजीत सिंह को ले लें, मनजीत सिंह को ले लें, या नरेंद्र मोदी को ले लें, या बाकी लोगों को आप ले लें, जो लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं या पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते हैं, उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होता है। जैसा कि कुलभूषण यादव है। कुलभूषण यादव की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ बड़े अच्छे माहौल में, इन्वायरमेंट में करवाई जाती है। बड़े शानदार तरीके से पूरे प्रोटोकॉल्स हैं उसके, और उनके मुताबिक मामला देखा जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान का दुश्मन होना पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए हैं, या एस्टेब्लिशमेंट आपकी दुश्मन बन गई है, या एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के सामने आकर आप खड़े हो गए हैं, या आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क के साथ ज्यादती कर रही है, तो फिर आपके साथ कानून के मुताबिक नहीं निपटा जाएगा। फिर जुल्म होगा, जबर होगा, फस्तायत होगी, ना कोई आइन को माना जाएगा, ना कानून को माना जाएगा। फिर आपके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाएगा। तो कितना बड़ा फर्क है। यानी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से दुश्मनी करना, इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था लगा लेते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि मुल्क से ज्यादा वो खुद इंपॉर्टेंट हैं। मुल्क के बारे में आप कुछ भी करें, कोई डंडा नहीं चलेगा। मुल्क को आप लूटें, करप्शन करें, बेईमानी करें, आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। आप जो मर्जी करें, आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। आप इंडिया का साथ दें, आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लफ्ज ना बोले, लेकिन आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, तो मामला चलेगा। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोलें, आप जितने मर्जी ईमानदार हैं, जितने मर्जी मुहिब वतन हैं, आप पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान कर दें अरशद शरीफ की तरह, लेकिन अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखालफत हो गई है, तो फिर आप गद्दार भी हैं और आपके खिलाफ हर तरह की वो फस्तायत और जबर और जुल्म किया जाएगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सादा सादा ये है, जो मुझे समझ आया, कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मफादात पाकिस्तान के मफादात के ऊपर रखे जाते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुकद्दम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने ज़ाती मफादात और अपना वजूद है पाकिस्तान की, तो ऐसा लगता है, उन्हें लगता है। खैर, अब नाज़रीन, ये एक मुलाकात के लिए जब पहुंची अलीमा खान साहिबा और बाकी लोग, तो अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट भी किया, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उर्दू में ट्रांसलेट करके। उन्होंने कहा, जी ये जो 7 हफ्ते गुजरे हैं कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई गई, इसमें
तुम्हें ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि इमरान खान की फैमिली उसको डील करने से नहीं रोक रही, या अगर इमरान खान साहब अगर डील नहीं कर रहे तो ये इन्फ्लुएंस या दबाव उनकी फैमिली की तरफ से नहीं है कि डील ना करना। ये खुद इमरान खान का अपने प्रिंसिपल्स हैं, उसके अपने उसूल हैं, और वो हमेशा इनके ऊपर खड़ा रहेगा और वो जेल से बाहर नहीं आएगा। वो खुद कहता है जब तक कि वो अपने सारे मामलात को क्लियर नहीं कर लेता। वो सिर्फ अल्लाह ताला से डरता और किसी से नहीं डरता। और कोई भी आइसोलेशन, उसको अकेला रखना, उसको कैद तन्हाई में डालना और कैद में जबर करना उसको तोड़ नहीं सकेगा। आप उसको नहीं तोड़ सकेंगे, उसके अज़म को आप नहीं तोड़ सकेंगे। लिहाजा अपना वक्त ज़ाया मत करें। इमरान खान की फैमिली को इमरान खान से मिलना अलाउ करें, उसकी इजाज़त दें। अब ये बात की है अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट करते हुए अंग्रेजी में। मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब की बहन का इस बारे में क्या सोचना है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। वजह यह नहीं है कि इमरान खान को तोड़ना है फैमिली से ना मिलवा के, वजह कुछ और है। जो मुझे वजह समझ आ रही है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का कोई मौके बाहर आए। वो इमरान खान को, उनके कद को नीचा करना चाहती है, उन्हें कमजोर करने के लिए उनके कद को नीचा करना चाहती है, अवाम से, अवाम की नजरों से उन्हें ओझल रखना चाहती है, उनका कोई बयान बाहर ना आए, उनकी रेलिवेंस कम करना चाहती है। यानी मुझे तो बाद वक़्त ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो जंग का माहौल बना है इसे आर्मी चीफ की प्रमोशन के एक मौके के तौर पे लिया है। ये जो इंडिया के साथ आपका पंगा पड़ गया ना, एक जंग वाला माहौल बन गया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इसे अपने आर्मी चीफ की प्रमोशन के लिए एक मौके के तौर पे लिया है। अगर ऐसा नहीं है तो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आप बाहर आने दें, आर्मी चीफ बहुत पीछे चले जाएंगे। इमरान खान एक ट्वीट करते हैं या उनका एक स्टेटमेंट बाहर आता है या वो अंदर से बैठ के जेल में कोई एक बात करते हैं, वो बात बाहर पहुंचते ही पाकिस्तान में सारे लोग इररेलेवेंट हो जाते हैं। यही एक वजह है क्योंकि आजकल आर्मी चीफ की प्रमोशन का काम बहुत तेजी से जारी है, क्योंकि 2025 के नवंबर में उन्होंने रिटायर हो जाना है अपनी सीट से। जो कानून के मुताबिक था वो तो उन्होंने रिटायर हो जाना था। अभी इन्होंने कोई कानून बदलवा लिया है, आर्मी चीफ की सीट की मुद्दत ही 5 साल कर दी है, तो उसूलन तो उन्होंने 2025 के नवंबर में रिटायर हो जाना था। लेकिन ऐसे माहौल में अब उनकी प्रमोशन की जा रही है, प्रोजेक्शन की जा रही है, और ये जो माहौल अभी बना हुआ है जंग वाला, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जा रहा है। मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की रियासत बाय डिज़ाइन भारत को सपोर्ट कर रही है। और पहले तो देखें ना, नंबर एक बात तो यह है कि जो भारत की तरफ से ललकारा गया नरेंद्र मोदी की तरफ से, उस ललकार का जवाब ही नहीं दिया। ना नवाज शरीफ ने, ना शहबाज शरीफ ने, ना मरियम ने, शरीफ खानदान में से किसी ने जवाब नहीं दिया। मोदी को जवाब देते हुए वो डरते, मोदी को वो जवाब दे नहीं सकते। हत्ता के हालात यहां तक पैदा हो गए हैं कि अगर आप मोदी के खिलाफ खड़े होकर कौमी असेंबली में तकरीर करें तो आपकी तकरीर भी नहीं चलाई जाती, वहां पे कट लगा दिया जाता है। आप इंडिया की, मोदी की, भारत की बात करें, आबी जारहियत की बात करें, आप इन चीज़ों पे जैसे ही बात करते हैं कौमी असेंबली के अंदर आपकी तकरीर काट दी जाती है पोजीशन की। वो ये गिला कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब ने इस पे ट्वीट करके बताया कि पीटीवी पर मेरी तकरीर किन अल्फाज की वजह से रोकी गई, जरा ये सुने आप। मोदी रास्कल है, गुजरात का कसाई है, बेशरम और बेगैरत है, मुसलमानों की नस्लकुशी में मुलव्वस है, और मोदी को बगैर वीजा जाती उम्रा बुलाकर पग पहनाने वाली शरीफ फैमिली के मुंह से अब तक क्यों एक लफ्ज नहीं निकला। यह है मेरी कौमी असेंबली की तकरीर के वो चंद अल्फाज जिनकी वजह से पाकिस्तान टेलीविजन पर मेरी तकरीर रोक दी गई। किस कौमी यकजहती की बात करते हैं? उमर अयूब खान, अली मोहम्मद खान, आदिल बज़ई, और मेरी तकरीर सिर्फ इसलिए लाइव कट कर दी गई, नहीं सुनाई गई कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ थी और इमरान खान को एपीसी में बुलाने पर थी। अब सवाल है कौन है वो इंडिया का यार जो ये बातें नहीं सुन सकता। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये साहबजादा हामिद रजा साहब ने ट्वीट किया, बड़ा खुलकर उन्होंने बताया कि जनाब आप, ऐसा नहीं है कि आप नवाज शरीफ से कह रहे हैं कि वो मोदी के खिलाफ बात करें या आरएसएस की आइडियोलॉजी पे बात करें या भारतीय जारहियत के ऊपर उनकी ललकार का मुंह तोड़ जवाब दे। ऐसा नहीं है कि वो ना करें। ये अगर हम भी ये करते हैं तो हमारी आवाज़ भी दबा दी जाती है। यानी एक तरह से रियासत शायद ये साबित कर रही है कि आप जवाब दें ही ना मोदी की ललकार का या भारत की जारहियत का। यानी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की रियासत बाई डिज़ाइन भारत को सपोर्ट कर रही है इन कामों में, कि जो लोग खुद तो आप जवाब देते नहीं है, जो जवाब देना चाह रहे हैं उनको आप देने नहीं दे रहे। अच्छा, साथ में पानी रोक दिया भारत ने, आपने कुछ नहीं किया। देखें, हमें यह बात माननी पड़ेगी, तस्लीम करनी पड़ेगी कि जनरल ज़िया उल हक के दौर में
जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, जनरल कियानी के दौर में, जनरल राहील शरीफ के दौर में और जनरल बाजवा के दौर में भारत ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं पाकिस्तानी पानियों के ऊपर, जिनमें बगलियार डैम भी है, सलाल डैम भी है, किशनगंगा डैम भी है, दीगर डैम में उनके ऊपर काम भी हो रहा है। अभी जनरल आसिफ मुनीर के दौर में भारत ने मकबूजा कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर दिया है। और ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अखबारात में और हर जगह पे ये इन्फॉर्मेशन छपी भी है कि सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने के बाद भारत ने बाकायदा मकबूजा कश्मीर के अंदर 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर दिया, जिनकी फिजिबिलिटी इन्होंने पहले से बनाई हुई थी। तो अब जो शख्स जवाब दे सकता है, यानी पानी रोक दिया आपने, जवाब क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। हुकूमत ने अपना पैंतरा बदल दिया है, ये भी मैं आपको बता दूं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए अपना पैंतरा बदल दिया है। इससे पहले जो इसहाक डार ने कहा था, मैंने आपको सुना दिया था। इसहाक डार ने कहा था कि अगर आपने पानी रोका तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, और एक्ट ऑफ वॉर का मतलब यह है कि आपने जंग का आगाज कर दिया है, फिर पाकिस्तान जवाब देगा। फिर बार बार यह भी कहा गया पाकिस्तान के वफाकी वुज़रा की जानिब से, काबीना की जानिब से, कि इंडिया ने पानी रोका तो हम वो स्ट्रक्चर्स तबाह कर देंगे। अब पाकिस्तान के पानियों के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पहले ही इंडिया बना चुका है, लेकिन पानी नहीं रोकता था। अब इंडिया ने उन स्ट्रक्चर्स की मदद से पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया है, और यह पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, इंडिया के मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, आलमी मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। तो क्या पाकिस्तान वो स्ट्रक्चर्स गिराएगा? बजाय इसके कि उन स्ट्रक्चर्स को हटाने के पाकिस्तान अपना पानी खुलवाए, पाकिस्तान ने अपना पैंतरा बदल दिया है। वो राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई इंडिया नया स्ट्रक्चर बनाएगा तो हम उसको निशाना बनाएंगे। तो जो पुराने स्ट्रक्चर जो आपके पानी पे बनाए थे इंडिया ने, जिसपे उन्होंने आपको ये यकीन दहानी करवाई थी कि आपका पानी नहीं रोकेंगे, हमने सिर्फ बिजली बनानी है, हम आपका पानी नहीं रोकेंगे, इंडिया की यकीन दहानियों पे आपने यकीन किया और आज इंडिया वहां से पानी रोकता है। हालांकि सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक भारत को कोई हक नहीं था कि वो यहां पे किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर बनाता, लेकिन उन्होंने बनाए। अब आपका पानी रोक लें, आप गिराएं, स्ट्रक्चर कैसे गिराएंगे आप? देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब ने तो बात ही बदल दी ना। उन्होंने कहा नया स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम रोकेंगे, पुराने वालों से वो पानी रोक रहे हैं तो उसके ऊपर उनका जवाब ही कोई नहीं है। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम कौमी यकजहती करना चाहते हैं मुल्क में, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा लीडर है जो जवाब दे सकता है भारत को, उसे बदनीयती से बंद किया हुआ है और उसका पैगाम भी बाहर नहीं आने दे रहे। यानी इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आ जाता है तो बात कहां से कहां पहुंच जाती है। लेकिन जब इमरान खान का पैगाम बाहर आ जाता है ना, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उसके जो बड़े बड़े किरदार जिन्हें बहुत ऊंचा उठाया जा रहा है, वो बहुत नीचे चले जाते हैं। असल में इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो बोनों के देश में देवकामत शख्सियत है। ये सारे बोने हैं ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं छोटे छोटे बोने हैं, ये जितने सरकारी मुलाजमीन हैं ये छोटे छोटे बोने हैं, ये जितने आपके सियासतदान हैं वो छोटे छोटे बोने बन गए इमरान खान के सामने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको एक देवकामत सियासी शख्सियत बना दिया है। अब पाकिस्तानी उसी की बात करते हैं, उसी की बात सुनते हैं, उसी की तरफ अड्डियां उठा उठा के देखते हैं कि जनाब ये आदमी को फैसला करेगा तो हमारी किस्मत बदलेगी। तो ये तो अल्लाह ताला ने उसको दिया ना मुकाम, तो आप उससे ये छीन नहीं सकते। अब उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया कि इमरान खान को आइसोलेट कर दो, दूर कर दो, अलग कर दो, लिहाजा इमरान खान की कोई बात ही बाहर ना आए। अब फाइनली जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले इत्तला आई है कि अलीमा खान साहिबा के अलावा उनकी 2 बहनों को और एक कासिम खान को, इन 3 लोगों को इजाज़त दी गई है इमरान खान साहब से मिलने की। पहले भी इन्हें इजाज़त दी गई थी, जेल के दरवाजे तक बुलाया गया, बैठा के वापस भेज दिया गया, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। देखना यह है कि अब ये मुलाकात होती है या नहीं होती, लेकिन खबर तो यह आई है कि उन्हें मुलाकात के लिए इजाज़त दी गई है। अगर इजाज़त हो जाती है, वो जाके मिलते हैं, इमरान खान साहब कुछ कहते हैं, वो बाहर आके खबर देते हैं, तो फिर सिचुएशन हमें पता चलेगी कि होता क्या है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपना दिफाई बजट हंगामी तौर पर 18% मजीद बढ़ा लिया है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है मईशत के एतबार से, तो पाकिस्तान ने अपना दिफाई बजट हंगामी तौर पे 18% बढ़ा लिया है। इसके ऊपर IMF का भी रद्दअमल आएगा, पाकिस्तान के ऊपर भी बड़े असरात होंगे। पाकिस्तान में जो तरक्याती बजट है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कट लगेंगे, आपके तरक्याती प्रोग्राम रुक जाएंगे। तो ये सारा कुछ रोकने के बाद पाकिस्तान का दिफाई बजट हंगामी तौर पर 18% बढ़ाने का फैसला किया गया। क्योंकि देखें, जब आपके सर्वाइवल का मामला होता है ना, आपकी बका का मामला होता है, तो फिर आप अपना पहला पैसा जो है वो अपने दिफा के ऊपर आप लगाते हैं, आप अपनी जंग की तैयारी करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप अपना दिफा मजबूत करें। अब भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, हमने अपना बजट दिफाई बढ़ा दिया है 18%।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, सबने मिलकर इस फैसले के ऊपर अमल कर दिया है कि जी हंगामी तौर पे बजट बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो अब हमें अपना पानी जो है वो भारत से महफूज रखना है, और यही वो मसला है जो बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा था, पानी का मसला। और इसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर ये कहते रहते थे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में खुदा न खास्ता अगर कोई फैसला कुन लड़ाई हुई तो वो पानी के मामले के ऊपर होगी, क्योंकि पानी भारत रोकेगा और पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नादरीन, एक और डेवलपमेंट हुई है, लेकिन पहले मैं आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कुछ बड़े अहम नुकात हैं वो आपको मैं पढ़ के सुना दूँ। नादरीन, अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। अब उन्होंने अपना एक एजेंडा दिया है जिस एजेंडे के तहत ये तहरीक को आगे लेकर चलेंगे। अगर आप एजेंडा पढ़ें तो इसमें पाकिस्तान के मसाइल का वाकई हल मौजूद है और बड़ा शानदार एजेंडा इन्होंने पेश किया है। ये हर पाकिस्तानी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी पड़ेंगी। जो पहली शिक है, ये जो एलामिया जारी किया गया है अपोजिशन की जानिब से, उसकी जो पहली शिक है, ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने शिकें पढ़ के सुनाई हैं। पहली शिक में ही 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने और मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया गया। ऐसे इंतखाबात करवाए जाएं जिनमें एजेंसियों और इदारों का कोई किरदार ना हो। दूसरा, आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक हैं, पाकिस्तान में उन पर अमल दरामद अमलन ख़त्म हो चुका है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जैसी काली कानून साजी इस काली असम्बली से करवाई गई जो अपोजिशन इत्तेहाद इसे मुस्तरद करता है। नंबर 3, आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज की जिन जिम्मेदारियों का तयन किया गया है, फ़ौज को इन तक महदूद किया जाए। फ़ौज की जानिब से हाकमियत में मुदाखलत की वजह अवाम और फ़ौज में जो फ़र्क पैदा हो गया है वो ख़तरनाक है। नंबर 4, अपोजिशन इत्तेहाद मुतालबा करता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। मुल्क में दहशतगर्दी और मुल्क के एक बड़े हिस्से पर रियासत की रिट ख़त्म होने और पारा चनार समेत मुल्क में फ़िरका वारियत के बढ़ने की अपोजिशन इत्तेहाद मज़म्मत करता है, तशवीश का इजहार करता है। नंबर 5, अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के शाहाना खर्चों में कमी और अवाम पाकिस्तान पर टैक्सों की भरमार में कमी का मुतालबा करता है, क्योंकि इन टैक्सों से पाकिस्तान की मईशत रुक चुकी है। नंबर 6, हुकूमत ने अदलिया को झेली महकमा बनाने के लिए जो कोर्ट पैकिंग की गई है, अदलिया को यरगमाल बना लिया गया है, और इस ज़िमन में जो तकर्रियाँ और तबादले किए गए हैं, अपोजिशन इत्तेहाद इसकी मज़म्मत करता है और अपोजिशन इत्तेहाद ऐसी तमाम तकर्रियों को मुस्तरद करता है। नंबर 7, अपोजिशन इत्तेहाद पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के वाटर पर अमल दरामद पर होना चाहिए। सिंध के अवाम के पानी में कमी और दरियाए सिंध के बहाव में कमी का सबब बनने वाले मनसूबे पर पेशगी एतमाद में ना लेने की मज़म्मत करते हैं और चोलिस्तान की नहरों की SIFC के ज़रिए तेज़ तरीन तकमील वफाक के मुनाफी हम समझते हैं। नंबर 8, अपोजिशन इत्तेहाद 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को मिलने वाले इख्तियारात पर SIFC के क़याम को काली ज़रब समझता है। 5 सूबों को दहाइयों की जद्दोजहद के बाद मिलने वाले हकूक़ SIFC जैसे गैर नुमाइंदा फोरम के जरिए सलब नहीं किए जा सकते। सूबाई हुकूक जो है वो SIFC ले रही है और वो तमाम वसाइल का रुख अपनी तरफ मोड़ रही है और SIFC को जो है वो फ़ौज कंट्रोल करती है। अच्छा जी, नंबर 9, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को मिसिंग पर्सनस बनाना बंद किया जाए और इस अमल की संगीनी और दूर रस नताइज को समझते हुए पहले से मिसिंग पर्सनस को अदालतों में पेश करने का अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो मुतालबा करता है। शिक नंबर 10, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इंटरनेट पर पाबंदी काबिल मज़म्मत ही नहीं बल्कि बाइस शर्म है। अपोजिशन इत्तेहाद इंटरनेट बंदिश फ़ौरन ख़त्म करने का मुतालबा करता है। नंबर 11, 60% नौजवानों की आबादी वाले मुल्क में स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी ख़त्म की जाए। नंबर 12, आइन के आर्टिकल 140 के तहत इस्लामाबाद और पाकिस्तान में पंजाब में शफाफ बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ और कोयटा मेट्रोपॉलिटन के नताइज रोक लिए गए थे, वहाँ पर भी हकीकी मानों में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं। शिक नंबर 13, इमरान खान समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई और जाली मुकदमात को फौरी ख़त्म किया जाए। शिक नंबर 14, खारजी महाद पर अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत से मुतालबा करता है कि हुकूमत खुद नुमाई से बाहर आए और तेज़ी से बदलती सूरत हाल का इदराक करे। आखिरी शिक इनकी यह है कि तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक से ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए जो माजी के वाक़यात पर हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट जमा करवाने। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक नंबर 13 में मौजूद हुकूमती इत्तेहाद इस कमीशन के लिए इत्तफाक कर चुका है। यह है जनाब अपोजिशन का एजेंडा जिसके तहत वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। वैसे ये
एजेंडा जितना मर्जी आप बना लें, जब तक आप अवामी ताकत को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक आप अपने एजेंडे पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। आपको भरपूर अवामी ताकत इकट्ठी करके इस हुकूमत के खिलाफ खड़ी करनी पड़ेगी, तभी होगा। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ था। उस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में नज़रसानी खारिज करने पर तौहीन अदालत के बेंच से भी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल दिया गया है। यानी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कोई जज ऐसा शामिल ना हो जो इस हुकूमत के अज़ाइम के रास्ते में रुकावट बन जाए। जब से ये आईनी अदालतें बनी है ना, पाकिस्तान की अदलिया का अल्लाह ही हाफिज़ है। बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया का। और मखसूस नशिस्तों के केस के बेंच से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को हटा दिया गया। अब 11 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। लेकिन एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ ये हुई कि मखसूस नशिस्तों वाला जब केस लगा सुप्रीम कोर्ट में तो बेशुमार औरतें वहाँ पर पहुँच गई जिन्हें हमने पहले कभी देखा ही नहीं। ये औरतें अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के साथ नहीं जाती, लेकिन क्योंकि ये मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। ये वहाँ पे सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे। वैसे तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं पहुंचा। अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको वज़ीर आला इमरान खान साहब के नाम पे बनाया गया और लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि आपने इमरान खान को रिहाई दिलानी है। वो इमरान खान को रिहाई क्या दिलानी है, रसाई तक नहीं हो रही। सोचे ना, एक वज़ीर आला अगर खुद आ जाएगा तो पुलिस ऐसे टॉर्चर कर सकती है, ऐसे बदतमीज़ी कर सकती है। उनकी बहनों को रोज़ाना वहाँ पे शटल कॉक बना देते हैं, कभी यहाँ से मारते हैं, कभी वहाँ से मारते हैं, कभी यहाँ से घसीटते हैं, कभी गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और गंडापुर जो इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है, वो बड़ा अजीबोगरीब ही, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक करैक्टर को हुआ क्या है। अच्छा खासा अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब का साथी था, लेकिन वो तमाम ऐसे काम कर रहा है जो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को शायद सूट भी नहीं करते और इमरान खान इसको शायद बुरा मनाएंगे। यानी एक बच्ची बैठी हुई है सामने और वहाँ पे सिगरेट लगाया हुआ है, एक तकरीब में बैठे हुए वहाँ सिगरेट लगाया हुआ है। ये क्या बिहेवियर है, ये एटीट्यूड है वज़ीर आला वाला। यानी पहले यानी सिगरेट पी के कश लगाने से लोग आपको दलेर नहीं समझेंगे। आप अपना इमेज तबाह कर चुके हैं जब आप आईजी के सामने छुप गए थे और आप सारी रात छुपे रहे, फिर आप पहाड़ियाँ क्रॉस करते रहे। जब आप एक आईजी से, एक नॉर्मल पुलिस वाले से, एक वज़ीर आला होकर आप डर गए और आप बुज़दिलों की तरह भाग गए तो उस वक्त आपका इमेज तबाह हो गया। अब पब्लिक के अंदर बैठ के, बच्चों के सामने बैठ के सिगरेट लगाना, उसके कश उड़ाना, इससे आपका कोई इमेज बिल्डिंग नहीं होगा। गंडापुर साहब, आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया, अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।